नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के 6 दिन के दौरे पर। आईएनएस विक्रांत का करेंगी दौरा। कोची में आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रदान करेंगी राष्ट्रपति ध्वज। पिछले 3 दिन से नहीं चल सकी संसद। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। आज भी सूचीबद्ध हैं कई अहम विधायी कामकाज। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आज से बिजनेस 20 की बैठक की शुरुआत। सिक्किम को जैविक खेती, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आर्थिक क्षमता दिखाने का मिलेगा अवसर। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। उधर दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में बीआरएस नेता के कविता की ईडी के सामने आज फिर होगी पेशी। लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी होंगे भारत में अमेरिका के नए राजदूत। राष्ट्रपति जो बाइडेन के करीबी गारसेटी के नामांकन पर अमेरिकी सीनेट ने लगाई मुहर। लाहौर में जबरदस्त हिंसा के बाद कोर्ट के दखल पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मिली फौरी राहत। अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर लगाई रोक। आज सुबह 10 बजे फिर होगी सुनवाई। FIH प्रो लीग में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। 3 दिन में ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरी बार दी शिकस्त। 19 पॉइंट्स के साथ टीम इंडिया अंक तालिका में शीर्ष पर है काबिज। और वुमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मिली आखिरकार पहली जीत। यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से दी मात। आरसीबी की जीत में कनिका आहूजा और ऋचा घोष की बड़ी भूमिका। तो नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और सबसे पहले आइए बात करते हैं संसद की। हम सभी जानते हैं कि संसद का इस समय बजट सत्र चल रहा है और पिछले 3 दिन से दोनों सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पिछले 3 दिन से लगातार बाधित हो रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष भारतीय लोकतंत्र पर अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष हिंडनबर्ग रिपोर्ट और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर सदन को बाधित कर रहा है। कल सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो चंद मिनट में ही दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और कल लोकसभा की कार्यवाही जब 2 बजे फिर शुरू हुई तो शोर शराबा जारी रहा। इस बीच रक्षा राज्य मंत्री ने अंतर सेवा संगठन, कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सेना के तीनों अंगों में बेहतर तालमेल के साथ ही थिएटर कमांड्स गठित करने और इनके परिचालन को प्रभावी बनाना है। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन भी सदन में रखा गया। भारी हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरे देश का अपमान बताया।
तो संसद के बाहर भी इन दिनों सियासत चल रही है। जो मुद्दे सदन के भीतर हैं, वही मुद्दे सदन के बाहर भी हैं। अडानी समूह से जुड़े मामले में जेपीसी की जांच की मांग तेज करते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने कल एक विरोध मार्च निकाला। विपक्षी नेता संसद भवन से प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय तक मार्च करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर रोक लिया और इस मार्च में भी विपक्षी एकता की पोल कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस मार्च में शामिल नहीं हुई। हम एक ज्ञापन पहुंचाना चाहते हैं ईडी तक। वो ईडी और सीबीआई किसी राजनीतिक दल की तो है नहीं, तो देश की जांच एजेंसी है, स्वतंत्र जांच एजेंसी है। उनको हमारा ज्ञापन लेने में कोई, और ये 18 दलों के सभी सांसद, 18 दलों के सांसद, संपूर्ण देश का विपक्ष, सभी सांसद आप देख सकते हैं, ये हम चाह रहे थे। उधर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष ये सब ध्यान हटाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उनके सांसदों को पता है कि राहुल गांधी ने जो किया है वो गलत है। Going outside the country and questioning and also insulting. विपक्ष तो डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के जो बहुत ही एमपीज को और नेताओं को पता है कि जो राहुल गांधी जी ने किया है वो गलत है। दैट्स व्हाई वी डिमांड वंस अगेन डिमांड अपॉलॉजी फ्रॉम दी मिस्टर राहुल गांधी एंड इट्स पार्टी। आम जनता भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए कुछ तो कुछ कीचड़ फेंको ऐसा प्रयास करते हैं लोग, मगर उनको नहीं मालूम कीचड़ से ही और कमल ज़्यादा खुलेगा। और इस सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है, क्या आज भी सदन चल पाएगा, जबकि सदन में कई अहम कामकाज आज भी लिस्टेड हैं। आज लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 2023-2024 के बजट पर चर्चा होगी। वहीं विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2023 को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव पेश होगा। बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी। उच्च सदन की कार्यसूची में कपड़ा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा को भी सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही सदन के पटल पर कई विभागों का प्रतिवेदन पेश होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने विभाग के संबंध में संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर अपना वक्तव्य देंगे। और हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार वो लोकसभा और राज्यसभा में जब से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है, लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। राजेश, ये तो हमने दर्शकों को बता दिया कि क्या कुछ विधायी कामकाज आज लिस्टेड हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि सदन चल पाएगा आज भी। देखिए, कम से कम विधेयकों का जिक्र आपने किया, ये विधेयक पहले दिन से ही लिस्टेड है और अब तक जो है वो सदन की कार्रवाई चूंकि चल नहीं पाई है, लिहाजा वो विधेयक पहले दिन से सूचीबद्ध है राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही में, लेकिन सदन चूंकि चल नहीं पा रहा है, लिहाजा उन विधेयकों पर चर्चा जो है अब तक शुरू नहीं हो पाई है। फाइनेंस बिल जो महत्वपूर्ण विधेयक है, जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था संचालित होती है, वो विधेयक अब तक जो है चर्चा के लिए लाया नहीं जा सका है। इसके अलावा 4 मंत्रालयों से संबंधित जो चर्चा है वो चर्चा भी अब तक नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए जहां सदन को सुचारू रूप से चलाना, वो फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए सदन को चलाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। सत्ता पक्ष की कोशिश है कि वो सदन की कार्रवाई चलाए, लेकिन विपक्ष जो है वो जेपीसी और अडानी के मामले में हंगामा कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष जो है राहुल गांधी से माफीनामे की मांग से नीचे बिल्कुल नहीं मान रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बात ये है ना राजेश कि देखिए, जैसे आपने भी बताया कि पहले दिन से पटल पर रखा हुआ है एक विधेयक और उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत चिंता की भी बात है। राहुल गांधी वाले जो लंदन में उन्होंने जिस तरह से बयान दिया देश के खिलाफ, उसके मुद्दे पर पूरे पक्ष विपक्ष सदन के अंदर सदन के बाहर एक तरह से उबाल है। क्यों नहीं राहुल गांधी इस पर माफी मांग लेते और सदन को सुचारू रूप से चलाने नहीं देते, बल्कि उसके अटैक करने के लिए वो दूसरे मुद्दे ढूंढ रहे हैं? देखिए, जब भी कल भी जब कांग्रेस से
ये सवाल पूछा हमने कांग्रेस के कई सांसदों से, जब बात हुई उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की है। यानी तमाम जो सांसद हैं वो राहुल गांधी को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, वो राहुल गांधी की जो तकरीर है जो विदेशों में, उसको सही ठहराने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सत्ता और विपक्ष के बीच जो गतिरोध फैला बना हुआ है ये कैसे टूटेगा, या मतलब इसको समझने वाली बात है कि लगातार दोनों पक्ष प्रतिपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हफ्ता जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ेगा। दूसरे हफ्ते से कहीं कोई कार्रवाई अगर शुरू हो पाई तो ये बड़ी बात होगी। राज्यसभा में हालांकि ऑस्कर पर तमाम जो सत्ता और विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने जब बधाइयां दी तो ये एक उम्मीद की किरण जगी थी कि शायद राज्यसभा में कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाए, लेकिन ऑस्कर पर चर्चा होने के बाद फिर जो है सदन में गतिरोध का माहौल ही देखने को मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई दोनों चढ़ते रहे हैं। अब देखना होगा कि सत्ता और विपक्ष में जो टकराहट है ये टकराहट कैसे खत्म होगी, इस पर तमाम लोगों की नजर टिकी हुई है। राजेश, थोड़ा सा आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए आप संक्षेप में बताइएगा। इस सब के बीच एक सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी हैं कहां? देखिए चंद्रशेखर, कल ये उम्मीद जताई जा रही थी कि राहुल गांधी शायद संसद आएंगे। जब एक गाड़ी आई तो तमाम मीडिया कर्मी जो है उनके पीछे भागे, लेकिन उनकी माता ये थी, सोनिया गांधी सदन में आई थी। गाड़ी चूंकि एक ही तरह की है तो लोगों को लगा कि शायद राहुल गांधी जो है वो संसद आए हैं। यही सवाल सबसे बड़ा है कि राहुल गांधी आखिर है कहां। सत्ता पक्ष जो है उन पर यह सवाल लगातार खड़े कर रहा है कि आखिर उनकी जो विजिबिलिटी है संसद के भीतर वो कम क्यों है। वो सदन से हमेशा गायब रहते हैं, विदेशों में रहते हैं और विदेशों में जाकर जो भाषण देते हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत के बारे में जो प्रतिक्रिया वो देते हैं वो चौंकाने वाली होती है और उससे देश का सर कहीं ना कहीं नीचे गिरता है। हमने यही सवाल जब चंद्रशेखर उस दिन गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है उनसे किया तो उन्होंने एक संसद के स्पीच का एक जिक्र किया और कहा कि कमलापति त्रिपाठी उस जमाने में कांग्रेस के बड़े नेता होते थे। उन्होंने संसद में इसी बात का हवाला दिया था कि जब इंदिरा गांधी पर किसी ने टिप्पणी की थी तो उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी सिर्फ देश की प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि वो देश की नेता है। तो इंदिरा बोलती है तो देश बोलता है, इंदिरा का अपमान देश का अपमान है। तो यही बात गिरिराज सिंह ने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो क्या जब बोलते हैं तो देश नहीं बोलता? क्या नरेंद्र मोदी का अपमान देश का अपमान नहीं है? इस तरह की जो बातें हैं वो सत्ता और विपक्ष के द्वारा लगातार की जा रही है। सत्ता पक्ष इन तथ्यों का हवाला देकर विपक्ष को घेरने में जुटा है और विपक्ष के पास शायद इसका कोई जवाब नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए राहुल गांधी गायब है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को आकर संसद में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन अब तक वो नदारत है। ऐसे में देखना होगा कि इस बड़ी समस्या का हल कैसे निकलता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं राजेश ये जिम्मेदारी जो है ये दोनों पक्षों की होती है, पक्ष की भी होती है विपक्ष की भी होती है कि सदन सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि टैक्स पेयर्स का एक बहुत बड़ा पैसा इस पर खर्च होता है और वो बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में ये बड़ा चिंताजनक हालात है। हाँ बिल्कुल सही कहा पहला आपने कि जो देश की चुनी हुई जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं तो सदन के भीतर जब आते हैं तो देश की करोड़ों जनता उन्हें सुनना चाहती है, देखना चाहती है। खासकर जो नए सांसद अभी राज्यसभा में आए हैं, एक से बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पद्मश्री और कई तरह के जो सांसद हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं या फिर विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको अब तक मुझे लगता है कि 1 साल से ज्यादा वक्त निकल चुका है, उनको देश की जनता अब तक सुन नहीं पाई है। बहुत सारे चमकदार चेहरे हैं जिनको देश की जनता सुनना चाहती है और जब सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी तो सत्ता हो या विपक्ष के सांसद उनके मन में कहीं ना कहीं यह रोष जरूर पैदा होता है कि आखिर देश की जो भोली भाली जनता है, जिनके प्रतिनिधि यहाँ पर चुनकर पहुंचते हैं, उनको जब बोलने का अवसर नहीं मिलता है तो जनता के मन में रोष होता है और करोड़ों रुपए जो कार्यवाही पर रोज खर्च होते हैं वो उस पैसे की अकाउंटेबिलिटी कौन प्रस्तुत करेगा। देश की जनता राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई पर करोड़ों रुपए खर्च होने वाले जो राशि है उसको लेकर भी चिंता जाहिर करती है और यह चिंता बिल्कुल जायज है और मुझे लगता है कि इस पर सत्ता और विपक्ष
दोनों को विचार करना चाहिए और दोनों मिलकर गतिरोध को खत्म कर अगर संसद की कार्रवाई शुरू कर सके, जो अहम सत्र है, बजट सत्र है और बहुत लंबा सत्र है, अगर सदन की कार्रवाई इसी तरह से चलती रही तो आखिर उन विधेयकों का क्या होगा, जो विधेयक देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। ऐसे में फाइनेंस बिल पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हैं। शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी। पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई के समन के खिलाफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। तेजस्वी ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव जिस दौरान यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे, तेजस्वी नाबालिग थे। इसके अलावा तेजस्वी ने दिल्ली में पूछताछ का भी विरोध किया। उन्होंने कहा है कि अगर सीबीआई पूछताछ करना चाहती है तो बिहार में भी कर सकती है। उधर तेलंगाना में बीआरएस की विधायक और नेता के कविता भी आज दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पेश होंगी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पर भी आरोप लगे हैं। इससे पहले पिछले सप्ताह ईडी ने कविता से पूछताछ की थी। तब ईडी ने कहा था कि करीब 9 घंटे तक चली इस पूछताछ के दौरान कविता ईडी के ज्यादातर सवालों के जवाब देने से कतराती रही। पूछताछ का सिलसिला सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ था, जो रात करीब 8 बजे तक चलता रहा। वहीं इस मामले में कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने बुधवार को कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। 24 मार्च को अब उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। तो दोनों ही मामलों में ज्यादा जानकारी देने के लिए नीरज सिंह हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सुप्रभात। आज फिर के कविता ईडी के समक्ष पेश होंगी, लेकिन पिछली बार हमने देखा जिस तरह से वो सभी सवालों के जवाब देने से कतराती रही। आज क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है कि वो कुछ जवाब देंगी, क्योंकि हमने देखा है वो तो राजनीति कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। पिछली बार भी आपने देखा है चला कि 9 घंटे के करीब पूछताछ हुई और उस पूछताछ में के कविता के द्वारा ज्यादातर सवालों को टाला गया और ईडी जिन सवालों के जवाब उनसे चाहती थी उन सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि ईडी के पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि दक्षिण जो ग्रुप है, कार्टेल है, शराब नीति में एक बड़ी हिस्सेदारी उसने हासिल की थी और उसके एवज में के कविता और जो दूसरे लोग थे इस साउथ ग्रुप में, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की जो रकम है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचाई थी और जिसका प्रयोग इलेक्शन में किया गया था। अब के कविता कैसे इस कार्टेल का हिस्सा बनी, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आपको पता होगा कि दिल्ली का एक कारोबारी दिनेश अरोड़ा जो राधा इंडस्ट्रीज का मालिक है और दिल्ली के ज्यादातर पॉश इलाकों में उनके रेस्टोरेंट है। एक रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात संजय सिंह से होती है। वो पार्टी के नजदीक आते हैं।
संजय सिंह से वो एक काम की कहते हैं कि आबकारी का एक काम उनका अटका हुआ था। संजय सिंह उनको लेकर मनीष सिसोदिया के पास जाते हैं। मनीष सिसोदिया उनसे ये कहता है कि पार्टी के लिए आप फंड एकत्र कीजिए, और उसके बाद मनीष सिसोदिया उनका काम भी कर देते हैं। यहीं पर विजय नायर जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड है, उनकी मुलाकात होती है दिनेश अरोड़ा से, और उसके बाद जो इंडो स्पिरिट है समीर महेंद्रू, उनको इस कार्टेल में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है। विजय नायर अरविंद केजरीवाल की फोन कॉल करवाता है इंडो स्पिरिट से, और इसके बाद इंडो स्पिरिट इस पूरे खेल में शामिल हो जाता है। ये कविता की भी मुलाकात इंडो स्पिरिट के जो मालिक है समीर महेंद्रू, उनसे होती है, और उसके बाद इंडो स्पिरिट की 65% की हिस्सेदारी इनडायरेक्ट तरीके से के कविता के पास आ जाती है, जिसमें अरुण पिल्लई जो साउथ का ग्रुप जिसको हेड कर रहा था, ये चेहरा था, उसमें 32% के प्रॉक्सी शेयर उनके पास थे। वो इनडायरेक्टली के कविता के लिए काम कर रहे थे। और जो अरुण पिल्लई है वो रावेन डिस्टिलरीज है, उसकी कह सकते हैं कि उसमें काम कर रहे थे, उसमें उनकी हिस्सेदारी थी। और यही वो रॉबिन डिस्टिलरीज है जिसके लिए कहा जाता है कि के कविता और उनके जो रिश्तेदार है उसमें उनकी हिस्सेदारी है। इस लिहाज से के कविता इस पूरे कार्टेल में शामिल हुई, और एक बड़ा कह सकते हैं कि दिल्ली आबकारी नीति के तहत उन्होंने लाइसेंस का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त किया, और यही कारण है कि 100 करोड़ की जो रकम है वो इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी तक पहुंचाई गई थी। इसीलिए के कविता की पूछताछ काफी महत्वपूर्ण है। नीरज, इसके अलावा अगर हम जो लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर के जो पूछताछ चल रही है उसको लेकर के हमने ये देखा है कि तेजस्वी यादव, जो हम खबर भी दिखा रहे हैं, वो अदालत में गए हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि उस वक्त जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे वो नाबालिग थे, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि पूछताछ अगर करनी है तो बिहार में होनी चाहिए। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूछताछ के लिए कोई टर्म और कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन है जो भी जांच एजेंसी है कि नहीं वो घर के अंदर ही पूछताछ है उसमें शामिल होंगे, बाहर शामिल नहीं होंगे। कारण क्या है कि जो एजेंसियां हैं उनके पास भी संसाधन सीमित होते हैं, उनके पास कई सारे केस होते हैं, और जो एक्सपर्ट होते हैं इस मामले को देख रहे होते हैं वो लोग दिल्ली में बैठे हैं। और अगर वो दिल्ली में पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि जब ईडी और सीबीआई पहले भी रेड करी है इस मामले में, तो तेजस्वी यादव दिल्ली में मिले थे। दिल्ली में जो इनका बंगला है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, वहां पर ये मौजूद थे। तो जब दिल्ली के अंदर ये मौजूद है तो दिल्ली में सीबीआई या ईडी के मुख्यालय में जाने में इनको दिक्कत क्या है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये कहते हैं कि ये नाबालिग थे, तो उस समय ये नाबालिग थे, लेकिन आज तो ये बालिग है, और आज बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। आप अगर देखें कि 150 करोड़ का बंगला इन्होंने अपने नाम किया है मात्र 4 लाख रुपए में, ये कैसे जस्टिफाई है? दिल्ली आप छोड़िए, दिल्ली की सबसे पॉश इलाका है, देश के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, 4 लाख रुपए में आपको 4 मंजिला मकान अगर बन जाए तो आप सोच भी नहीं सकते हो, जबकि ये दिल्ली में 4 लाख रुपए में 4 मंजिला मकान बंगले के मालिक हैं। तो इनको जवाब देना होगा जांच एजेंसी है, और वही जांच एजेंसी जहां बुलाएगी। ठीक है नीरज, जांच जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, मामला अदालत में भी है, अब देखना है वहां पर क्या कुछ होता है। एक सवाल आपसे ये जानना चाहते थे कि भारत का इतिहास रहा हुआ है दशकों से, जब भी जांच एजेंसियां जांच करती हैं या इस तरह के मामले चलते हैं तो फिर राजनीति शुरू हो जाती है। तो अभी भी इन मामलों में हम देख रहे हैं, दोनों ही मामलों में राजनीति काफी हावी है। और इसी में जोशी मैं ये जोड़ूंगी कि जिस तरह से विपक्ष के कोई किसी भी मामले में कहीं फंसता हुआ नजर आता है तो वो फौरन ये इल्जाम लगाते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोलेगा उसे फंसाया जाएगा, ये देखने में आता है। उसी सिलसिले में देखिए कि किस तरह से के कविता वहां पर पोस्टर वॉर कर रही हैं और पूरी तरह से राजनीति कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नीरज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो हम ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं गठित हुई हैं। कांग्रेस के समय भी जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग थे उनसे पूछताछ हुई है। आज अगर आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष के साथ मार्च करती है, तो कांग्रेस पार्टी के पास इस बात का क्या जवाब है कि जिस समय वो सत्ता में थे तब पॉलिटिकल पार्टियों से पूछताछ हो रही थी, उस समय क्या दुरुपयोग नहीं हो रहा था? तो ये एकदम कह सकते हैं कि बिल्कुल राजनीति है। और आप अगर देखें कि गांधी परिवार से जब पूछताछ होती है, ईडी ने जब पूछताछ करी थी
प्रियंका वाड्रा के जो पति है रावत वाड्रा, उनसे पूछताछ करी थी। तो किस तरीके से पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किया गया था। अब जिस तरीके से पूछताछ लालू प्रसाद यादव के परिवार से हो रही है या के कविता से हो रही है, तो हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन हो रहा है। और एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से जो ईडी है उस पर प्रेशर देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर आप देखें विपक्ष के लोग ईडी ऑफिस तक मार्च कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप ईडी को नहीं चाहते हैं कि वो ठीक है वो नीरज, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, मामला अदालत में भी चल रहा है, अदालत में क्या कुछ होता है उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। और राजनीति, जैसा कि हमने कहा कि राजनीति भारत का इतिहास रहा है, इस तरह के जब भी मामले होते हैं तो उसमें राजनीति हावी होती है। लेकिन जो उदाहरण हैं पास्ट के, उसमें ये देखा जाता है कि चाहे राजनीति हावी रहे या कुछ भी रहे, अंत में सच जो है वो सामने निकल के आता है। और ये सब मामले भी इसी तरह से चल रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार और भी खबरें रहेंगी, आप देखते रहिए नया सवेरा। ये किया बट नो हैंड वॉश, जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के अपने 6 दिवसीय दौरे के तहत आज कोची जाएंगे। देश के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी केरल और लक्षद्वीप की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति आज कोचीन शिपयार्ड में तैयार हो रहे स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत का दौरा करेंगी और INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति कल कोल्लम में माता अमृतानंदमयी मठ जाएंगी। इसी दिन वो तिरुवनंतपुरम में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति 18 मार्च को विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लूर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र जाएंगी। उसी शाम वो कवरत्ती में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। उसके अगले दिन 19 मार्च को राष्ट्रपति कवरत्ती में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ संवाद करेंगी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इन दिनों पंजाब का अमृतसर शहर गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। यहाँ एक तरफ शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक की जा रही है, जिसमें प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में ही Y20 की भी एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक पंजाब के अमृतसर में शुरू हुई। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय बैठक में G20 के 28 सदस्य देशों के साथ साथ अतिथि देश और OECD, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु,
भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर और टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई जैसे प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। The IPCC has made it very clear that we have a limited time window to achieve our goals before it becomes irreversible. So, a single country cannot achieve these, goals in a very limited time based on its own resources. So, it's very critical that all the countries come together to solve these global problems and share their resources. एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के पहले दिन रिसर्च और इनोवेशन पर जोर रहा, खास करके इमर्जिंग और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि ग्लोबल या वैश्विक शिक्षा का एजेंडा ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जा सके। यहाँ पर प्रदर्शनी में 90 से ज्यादा स्टॉल्स के साथ एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को संयुक्त अरब अमीरात, चीन और सऊदी अरब, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल बुक ट्रस्ट और कई स्टार्टअप पहलों की प्रमुख भागीदारी के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 16 से 17 मार्च तक स्थानीय संस्थानों, विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए भी खुली रहेगी। G20 के तहत Y20 की एक दिन की बैठक अमृतसर शहर में हुई। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में आयोजित काम के भविष्य इंडस्ट्री 4.0 नवाचार और 21वीं सदी के कौशल विषय पर यूथ 20 की परामर्श बैठक हुई। तो यूथ है जो हमारा मेजर पॉपुलेशन है इंडिया का, उसका कंट्रीब्यूशन भी कुछ ना कुछ हो, और मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने बोल दिया यूथ है तो नाम रख दिया कि यूथ आएगा। यूथ लीडर्स, यूथ पार्टिसिपेंट्स, यूथ मिनिस्टर, सबका होना जरूरी है। उधर सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में बुधवार से 17 मार्च तक G20 के तहत तीसरे B20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के जरिए सिक्किम की जीवंत जैविक खेती को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ के पर्यटन, आतिथ्य और फार्मास्यूटिकल्स में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसरों को भी दुनिया के सामने रखा जा रहा है। हमारा जितना भी एंटरप्रेन्योर्स है, जो उद्यमी है, और यहाँ का जो होटल्स है, यहाँ का जितना भी है टावर है, इसके लिए बहुत एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग ने उनको पूरा इनवाइट किया है। हमारे साथ जितना भी सिक्किम का एंटरप्रेन्योर्स है, जितने भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स है, होटलर्स है, जो ट्रैवलर्स, उनको सबको हम लोग ने बुलाया है। G20 के तहत SAI-20 की बैठक बुधवार को गुवाहाटी में समाप्त हो गई। 3 दिनों की इस बैठक में उच्चतम लेखा परीक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अमृतपाल के साथ मेघना देव, ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमृतसर से और मेघना देव हमारे साथ जुड़ रही हैं गैंगटॉक से। तो सबसे पहले अमृतपाल से बात करते हैं। अमृतपाल, अगर हम G20 देशों की बात करें और शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो बड़ा अंतर है। हम ग्लोबल साउथ में चले जाएं या जो डेवलपिंग कंट्री है और जो डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सारा अंतर है। तो किस तरह की बातचीत, किस तरह का विचार विमर्श हुआ है कि आने वाले समय में हम शिक्षा, सबको समान अच्छी शिक्षा दे सकें? क्या कुछ इसके लिए हुआ है वहाँ पर? देखिए, एसेंशली इस एजुकेशन वर्किंग ग्रुप में ये जो आपने बात उठाई कि जो डाइवर्जेंसेस हैं या जो गैप्स हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के, ग्लोबल साउथ के, ग्लोबल नॉर्थ के, इनको कैसे कम किया जाए और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट कैसे की जाए, तो इस पर बहस हो रही है। एसेंशली इंडिया ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान 4 प्रायोरिटी एरियाज वर्कआउट किए हैं। एक, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी कैसे लाई जा सके ब्लेंडेड लर्निंग के लिए। दूसरा, रिसर्च में पार्टनरशिप्स कैसे फोर्ज की जाएं कि आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज कर सकें। कई कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजीज हैं, वो ज़्यादा AI, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस किस्म की टेक्नोलॉजी असिस्टिव लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। तो कैसे ये लोग अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकें। कंट्रीज में फंडिंग कई कंट्रीज में ज़्यादा है, तो उसको कैसे यूज़ किया जा सके। तीसरा ये है कि फ्यूचर ऑफ वर्क, आप एक रिपोर्ट्स के इंडिया स्किल्स 2023 के तहत की रिपोर्ट के हिसाब से आपके 50% जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं। तो आप फ्यूचर वर्क एनवायरनमेंट के फास्ट चेंजिंग पेस को कैसे अडेप्ट कर सकें।
और एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग मॉडल के तहत। तो इन मुद्दों पर एसेंशियली ये वर्किंग ग्रुप बहस करता है और देखता है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कैसे की जाए कि एक इंक्लूसिव एजेंडा जब एजुकेशन की बात हो वो अडॉप्ट किया जा सके। बिल्कुल। अमृत, हमारे साथ मेघना भी जुड़ी हुई हैं गंगटोक से। मेघना, अगर भारत में सबसे सुंदर और जैव विविधता वाले राज्यों की बात की जाए तो इसमें सिक्किम का नाम शीर्ष पर आता है। सिक्किम जहां एक तरफ जो है प्राकृतिक सुंदरता से लैस है तो वहीं 100% जैविक खेती करने वाला राज्य भी है। ऐसे में इस सम्मेलन के दौरान जो वहां की जीवंत जैविक खेती है उसको दुनिया के सामने रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण मौका भी है ये। बिल्कुल शैला, आपने सही कहा कि सबसे वाइब्रेंट अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग जीवन अगर हम जैविक खेती की बात करें तो सिक्किम उसके लिए जाना जाता है। अगर हम आलू की बात करें, वीट, बार्ली, इलायची की बात करें, चाय की बात करें, तो कई चीजें हैं जो यहाँ पर जिसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और जिन प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाएगा ये जो B20 की मीटिंग है उसमें। उसके साथ ही अगर हम देखें तो B20 की 4 मीटिंग्स प्लान की गई थी अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और ऐसे 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और 2 और होनी है, जिनमें से अब गैंगटॉक में ये जो मीटिंग है वो हो रही है और उसके बाद एक मीटिंग और होनी है कोहिमा में। अहम बात यह है कि ना केवल बिजनेस 20 की ये मीटिंग जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस करेगी, उसके साथ ही ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर भी फोकस करेगी और उसके साथ ही साथ हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री पे फोकस करेगी। अगर हम पोस्ट पैंडेमिक रिवाइवल की जब बात कर रहे हैं तो इतने डेलीगेट्स आएंगे और इसमें खासकर इंडस्ट्रीज के डेलीगेट्स आएंगे, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स हों, सीईओज हों, बिजनेस पर्संस हों, ऐसे कई लोग यहाँ पर आज डेलीगेट्स आएंगे। तकरीबन 26 देशों से डेलीगेट्स आएंगे। उसके साथ ही बताया जा रहा है 5 एम्बेसडर्स भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसमें यहाँ पर इंक्वायरीज काफी ज्यादा जनरेट हुई हैं बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स के लिए और बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स के लिए। तो ऐसे में अगर हम देखें तो जब हम पोस्ट पैंडेमिक रिवाइवल की बात कर रहे हैं, खास तौर पर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर की, जो कि अगर हम देखें तो पैंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर हिट हुआ था तो उसमें से ये टूरिज्म सेक्टर था। उस पे किस तरीके से टेक्नोलॉजी को और ज्यादा लाया जा सके, जो वर्क फोर्स है उसको ज्यादा स्किल कैसे किया जा सके, उसके स्किल को अपग्रेड किस तरीके से किया जाए, पॉलिसी टूरिज्म की क्या चेंजेस की आवश्यकता है या किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है, इन कई विषयों पर बात होने की संभावना है, चर्चा होने की संभावना है। केवल आज के दिन ही चर्चा होगी और आज का ही दिन ये बिजनेस 20 की मीटिंग जो है वो चलेगी, जिसमें चर्चा होगी और उसके साथ ही साथ कई B2 और B2G मीटिंग्स होने की भी संभावना यहाँ पर बताई गई है, जिसके बारे में इंक्वायरीज भी जनरेट हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेघना और अमृतपाल, इन दोनों बैठकों पर हमारे दर्शकों को ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो भारत की अध्यक्षता में जो G20 की बैठकें चल रही हैं, भारत G20 का अध्यक्ष है, दुनिया के सामने जितनी भी कई तरह की चुनौतियां हैं उनका हल निकालने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में ये बैठकें चल रही हैं, वहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है। और यहाँ पर अब हम अगली खबर की ओर चलेंगे और ये खबर जुड़ी हुई है फैक्ट चेक से। बिल्कुल, सवाल ये है कि क्या हमारे देश में स्मार्टफोन के लिए एक नए सिक्योरिटी टेस्टिंग यानी कि सुरक्षा परीक्षण की योजना बन रही है और क्या ये पहले से इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशंस पर भी कार्रवाई करेगा? इन दोनों सवालों के जवाब आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि आप इसको लेकर सोशल मीडिया पर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट वायरल की जा रही है जिसमें दावा किया गया है कि भारत में स्मार्टफोन को लेकर सुरक्षा परीक्षण की नई योजना बन रही है। रॉयटर्स की इस न्यूज का स्क्रीनशॉट भी इंटरनेट पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए कि इस तरह का कोई भी दावा बिल्कुल झूठा है और भ्रम फैलाने वाला है। PIB फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे की जांच की है और इसकी सच्चाई को सामने लाकर रखा है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने ट्विटर हैंडल से रॉयटर्स न्यूज का लिंक शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि कोई सुरक्षा परीक्षण या क्रैकडाउन नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से भ्रामक है। आपको बता दें कि जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो सरकार की ओर से फौरन उसका जवाब दिया जाता है। इसके लिए आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हम तक पहुंचने का रास्ता आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये हम आपको व्हाट्सएप, मेल और टेलीग्राम
तीनों आपको हम जो कांटेक्ट है वो दे रहे हैं। इस तरह की आजकल खबरें व्हाट्सएप के ज़रिए काफ़ी प्रसारित होती हैं और हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसको फैक्ट चेक के लिए इस तरह की खबरों को ज़रूर भेजें। और आइए अब देख लेते हैं देश भर की कुछ अहम खबरें, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज दिल्ली में पार्टनरशिप एक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस शिखर सम्मेलन में अपने विचार रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 2025 तक देश में टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य है और सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की ओर से आज दिल्ली में समकालीन जीवन शैली में मिलेट्स का उपयोग विषय पर सेमिनार आयोजित होगा। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस सेमिनार के मुख्य अतिथि होंगे। इस सेमिनार में मोटे अनाज और उनके गुणों पर बात होगी। साथ ही सरकार की ओर से इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत एक विशाल लोकतंत्र है जिसकी विशेषताओं में एक तो जनसंख्या और दूसरी युवाओं की 60% आबादी है। ये दोनों ताकतें मिल जाएं तो देश किसी भी तरह की चुनौतियों पर विजय हासिल करने में भी पूरी तरह सक्षम है। ये बात उन्होंने बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट में कही। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति आज कर्नाटक में कई निर्वाचन क्षेत्रों के लिए टिकटों पर विचार विमर्श करेगी और उन्हें अंतिम रूप देगी। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव मई में होंगे। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई 2023 को समाप्त होगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आकांक्षी जिलों के सरकारी स्कूलों के 68 SC/ST मेधावी छात्रों और शिक्षकों का एक समूह आज से दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर है। वित्तीय साक्षरता के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मार्गदर्शन में उनका ये टूर आयोजित किया गया है। इस समूह में 39 छात्र और 29 छात्राएं शामिल हैं। ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करेंगे और संसद भवन समेत कई महत्वपूर्ण स्मारकों का दौरा करेंगे। असम विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और आज वित्त मंत्री अजंता नियोग 2023-2024 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र 5 अप्रैल तक चलेगा और इसमें 14 बैठकें होंगी। इस बार के बजट से राज्य के हर वर्ग को काफी उम्मीद है। कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। वायरस के प्रसार को देखते हुए पुडुचेरी में आज से 26 मार्च तक 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, जिसके कारण बुखार से लेकर गंभीर निमोनिया तक की शिकायतें मिल रही हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी अधिक महसूस हो रहा है। प्रतिवर्ष गर्मी की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यह मनुष्य द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन का भी प्रभाव है। भविष्य में गर्मी के कुप्रभाव रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। अधिक स्थानीय पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाएं। सूखी पत्तियां, फसल अवशेष और कचरे को जलाना पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण द्वारा भूजल पुनर्भरण तथा छिद्रित सतहों के उपयोग से पृथ्वी को ठंडा कर गर्मियों में पानी की समस्या को घटाया जा सकता है। कम ऊर्जा की खपत वाले उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, स्वच्छ ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में निवेश कर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी को सुनिश्चित किया जा सकता है। समाधान बने, प्रदूषण रोके, पर्यावरण को ठंडा बनाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। नेपाल के प्रधानमंत्री का
आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। उनके ट्विटर अकाउंट में उनकी प्रोफाइल की जगह ब्लर की डिस्प्ले प्रोफाइल दिखाई दे रही है। अकाउंट के बायो में द NFT मार्केट प्लेस फॉर प्रो ट्रेडर्स लिखा गया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस के दौरे पर हैं। सीरियाई राष्ट्रपति ने क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। सीरिया के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में संघर्ष की स्थिति पर अपना समर्थन जताया। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने रूसी सशस्त्र बलों का सहयोग करने के लिए सीरियाई राष्ट्रपति का आभार जताया। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने उल्फ क्रिस्टन की यात्रा पर कहा कि स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में शामिल होना जरूरी है। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नाटो में तेजी से प्रवेश की उम्मीद कर रहे हैं। हंगरी में बुधवार को सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। 1000 से अधिक लोगों ने बुडापेस्ट की सड़कों पर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारी उच्च वेतन, शिक्षकों की कमी के समाधान और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। पेरू में चक्रवाती तूफान याकू के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। चक्रवात के कारण अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। और अब बात कारोबार की। अगर आप अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन जाकर कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुफ्त में कर सकेंगे। UIDAI ने नागरिकों को मुफ्त में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है। डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के तहत UIDAI ने यह फैसला लिया है। ये सेवा केवल माई आधार पोर्टल पर ही निःशुल्क उपलब्ध होगी। 15 मार्च 2023 से लेकर 14 जून 2023 तक ये सुविधा उपलब्ध है। हालांकि आधार केंद्रों के माध्यम से अपडेट कराने पर 50 रुपये का शुल्क देना जारी रहेगा। तो चलिए कारोबार जगत की कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत का समग्र निर्यात वस्तु एवं सेवा क्षेत्र को मिलाकर फरवरी 2023 में 63.02 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.81% की सकारात्मक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 15 मार्च 2023 को पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग का वार्षिक प्रकाशन आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 का अनावरण किया। वर्ष 2021-2022 के दौरान देश में दूध का कुल उत्पादन 221.06 मिलियन टन रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल अंडे का उत्पादन 129.60 बिलियन रहा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले परिवहन और गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप करने के लिए स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर उपाधि से सम्मानित किया गया है। फाइनेंशियल पब्लिशर सेंट्रल बैंकिंग ने दास को उपाधि दी। सेंट्रल बैंकिंग ने चुनौतीपूर्ण सुधारों और विश्व के अग्रणी नवाचार की देखरेख के लिए दास की तारीफ की। और डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी कड़ी में लोगों से स्वच्छता पर चर्चा करते हुए कहा था कि अब साफ सफाई रखना लोगों के लिए अब एक जन आंदोलन बन गया है। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए। और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। सफाई अब 2 हिस्सों में देखी जा रही है। एक, जो पुरानी गंदगी है, जो गंदगी के ढेर हैं, उसको सरकारी तंत्र, शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए क्या उपाय करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन
अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सभी सरकारों ने, सभी म्यूनिसिपैलिटीज ने इस जिम्मेवारी के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है और मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही उमंग वाला है, आनंद वाला है और मन को संतोष देने वाला है, सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और चलिए आप खबरें देखेंगे खेल जगत से। और खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों के लिए, माफ कीजिएगा कुछ और नहीं, खेल जगत से जुड़ी हुई खबरों के लिए आइए नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप पर। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के दूसरे चरण के मैच में बुधवार को पेनाल्टी शूटआउट में जीत दर्ज कर 3 दिन के भीतर दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में लगातार चौथी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत के लिए विवेक सागर प्रसाद और सुखजीत सिंह ने निर्धारित समय में गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एफ्रॉम्स ने 2 गोल दागे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को विमेंस प्रीमियर लीग में आखिरकार पहली जीत मिल गई है। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ आरसीबी ने तो खाता खोल लिया है, लेकिन उसे टूर्नामेंट में बने रहने के लिए बाकी बचे दोनों मैचों में जीत हासिल करनी होगी। इसके अलावा दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात जायंट्स के साथ होगा। इस प्रतियोगिता में दिल्ली की टीम शानदार फॉर्म में है। गौरतलब है कि पहले फेज में हुए मैच में दिल्ली की टीम ने गुजरात को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत ने पहले दौर में फ्रांस के खिलाड़ी टोमा जूनियर पापोव को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला युगल में भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने शानदार शुरुआत करते हुए दूसरे दौर में स्थान बना लिया है। भारतीय जोड़ी ने पहले दौर में विश्व की 8वें नंबर की थाईलैंड की जोड़ी को 24-18, 21-14 से हराया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल में पीवी सिंधु को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा है। चीन की झांग यी मान ने सिंधु को पहले मैच में 21-17, 21-11 से हराया। रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हराकर चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बुधवार देर रात खेले गए अंतिम 16 के दूसरे लेग के मैच में करीम बेंजेमा ने दूसरे हाफ में गोल कर लिवरपूल को 1-0 से हराया। वहीं दोनों लेग को मिलाकर मौजूदा चैंपियन रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 6-2 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग के अंतिम 8 में अपना स्थान पक्का कर लिया है। चैंपियंस लीग के एक अन्य मुकाबले में विक्टर ओसिमेन के 2 गोल की मदद से इटालियन क्लब नेपोली ने अंतिम 16 के दूसरे लेग में आइंट्राचैट फ्रैंकफर्ट पर आसान जीत के साथ पहली बार चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले नेपोला ने पहले लेग में फ्रैंकफर्ट को 2-0 से हराया था। ज़्लाटन इब्राहिमोविच को लगभग 1 साल बाद स्वीडन टीम में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि यूरोपीय चैंपियनशिप क्वालीफायर के लिए इस महीने के अंत में स्वीडन का सामना बेल्जियम और आज़रबैजान से होगा। घुटने की चोट के कारण एसी मिलान फॉरवर्ड को सीजन के अधिकांश समय के लिए दरकिनार कर दिया गया था। हालांकि इब्राहिमोविच ने यूरो 2016 के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल छोड़ दिया, लेकिन 2021 में विश्व कप क्वालिफाइंग अभियान के लिए मैदान पर लौट आए थे। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो ने बुधवार को ब्रिटेन के कैमरन नॉरी को 6-4, 6-4 से हराकर इंडियन वेल्स के अपने पहले सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मैच के शुरुआती चरणों में हल्की बारिश की देरी के कारण खेल रुकने के बाद टियाफो ने नॉरी को पहले सेट में 6-4 से शिकस्त दी और दूसरे सेट में भी जीत दर्ज कर अंतिम 4 में जगह बनाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक खूबसूरत पहल। हम जानते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर साफ टॉयलेट का ना होना हमेशा से महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या का कारण रहा है और इस कारण महिलाओं को अक्सर घर से बाहर निकलते समय कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। और इसके लिए तेलंगाना के नारायणपेट जिले की पूर्व डीसी हरिचंदना दसारी ने मोबाइल शी टॉयलेट की शुरुआत की थी, जो अब अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा और नजीर बन रही है। तेलंगाना के नारायणपेट
जिले की तत्कालीन डीसी दसारी हरिचंदना ने महिला केंद्रित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और सार्वजनिक जीवन में दैनिक समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव प्रयास किए। दसारी हरिचंदना ने महिलाओं के सामने आने वाली आम समस्याओं के लिए एक अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए एक ऐसी बस डिजाइन की जिसे महिलाएं कई तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। जी हाँ, ये है मोबाइल शी टॉयलेट। अब महिलाओं को अपनी जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये शी शौचालय कम खर्च में तैयार किए गए हैं। ये बहुत जरूरी था क्योंकि हमने महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करते देखा है। अब हर वार्ड में एक सार्वजनिक शौचालय है, वो भी बिल्कुल स्वच्छ, ताकि महिलाएं अपनी बेसिक जरूरतों के कारण पीछे ना रह जाएं। बसों को शौचालय में इसलिए परिवर्तित किया क्योंकि इन क्षेत्रों में स्थायी शौचालय पूरी तरह व्यवहार्य नहीं होंगे, क्योंकि इनके उपयोग और रखरखाव के कई मुद्दे हैं। इसलिए हमने पुरानी बसों को नया रूप देकर शौचालय में परिवर्तित किया। दरअसल दसारी हरिचंदना ने इस तरह की बस बनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वो जानती थी कि जब एक महिला अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर जाती है तो उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए जब वो हैदराबाद नगर निगम में काम कर रही थी तो उन्होंने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय बनवाए थे और उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रखा था। दरअसल नारायणपेट एक पिछड़े जिले के रूप में जाना जाता है। यहाँ महिलाओं को कहीं आने जाने में बहुत सोचना पड़ता था क्योंकि यहाँ महिलाओं की समस्याओं के संबंध में कोई खास जागरूकता नहीं थी। तब हरिचंदना दसारी ने शौचालयों का एक मॉडल तैयार किया और कोसगी नगरपालिका में मोबाइल शी टॉयलेट स्थापित किया। अब ये मोबाइल शी टॉयलेट एक उदाहरण बन गया है और इस तर्ज पर अन्य नगरपालिकाओं में भी शौचालय स्थापित किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको खबरें दिखाते हैं सिने जगत से। ऑस्कर और ग्रैमी विजेता संगीतकार ए आर रहमान ने नेक्सा म्यूजिक के सीजन 2 के 4 सुपर विजेताओं की घोषणा की है। अभिनेत्री अपेक्षा पोरवाल, जो अपनी पहली सीरीज अनदेखी से प्रसिद्ध हुई और बधाई दो और अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी अरबी शो स्लेव मार्केट के पहले सीजन में भी नजर आई थी, उन्होंने अबू धाबी में शो के दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू कर दी है। अभिनेता विकी कौशल, सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख ने मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित सैम बहादुर की शूटिंग पूरी कर ली। बॉलीवुड अभिनेत्री और निर्देशक दिव्या खोसला कुमार को हाल ही में अपने आगामी प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान चोट लग गई। जाने माने कॉमेडियन, यूट्यूबर और टीवी शख्सियत हर्ष गुजराल ने साझा किया है कि कैसे कॉमेडी में करियर बनाने के साथ उनका डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो गया। देखा मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अभिनेत्री रानी मुखर्जी के दमदार प्रदर्शन से चकित हैं। दिग्गज स्टार ने कहा है कि रानी ने शाश्वत मां की भूमिका में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और दुर्गा मां के सभी चेहरों को चित्रित किया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने चंद्रमुखी 2 की शूटिंग पूरी कर ली है और को स्टार राघव लॉरेंस के लिए एक नोट लिखा है। लव यात्री से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाले आयुष शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी बिजी हैं। हाल ही में उन्होंने इस फिल्म के एक शेड्यूल को कंप्लीट किया है। इस बात की जानकारी अभिनेता ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दी। और आइए अब विभिन्न शहरों का तापमान देख लेते हैं।
नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले चलिए आपको छोड़ जाते हैं जापान की टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहां पर एक फ्लाइंग कार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आसमान में फ्लाइंग कार की रफ्तार देखकर हर कोई हैरान है। तो आप इन दृश्यों का आनंद उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।